बिहार में मुस्लिम वोट बैंक एक बहुत बड़ा फैक्टर है चुनावों में। लंबे समय से मुस्लिम वोट बैंक अलग अलग पार्टियों के साथ शिफ्ट होती रही है, कभी कांग्रेस के साथ तो कभी राजद के साथ तो कभी नीतीश के साथ। तो ये लगातार खिसकता हुआ वोट बैंक किस प्रकार से अलग अलग पार्टियों के साथ गया और आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें इस वोट बैंक का क्या किरदार रहने वाला है, इसको लेकर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द स्टूडियो। देखिए, मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर आज बातचीत करेंगे किस प्रकार से मुस्लिम वोट बैंक जहां भी वोटिंग करता है एक मुफ्त वोटिंग करता है, तो इसी को लेकर उसे वोट बैंक कहा जाता है। और लंबे समय से अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़ाव रहा है मुस्लिम वोट बैंक का। शुरुआत में कांग्रेस के साथ हुई, कांग्रेस के साथ मुस्लिम वोट बैंक लंबे समय तक बिहार का जुड़ के रहा। उसके बाद फिर जब बिहार में लालू प्रसाद यादव की तूती बोलने लगी तो कांग्रेस से ज़्यादातर जो मुसलमान थे वो छिटक कर राजद यानी कि लालू के पीछे हो लिए। फिर उसके बाद जब जंगल राज की त्रासदी आने लग गई तो लालू से पल्ला झाड़ नीतीश के साथ हो ली। हालांकि अभी भी जो मुस्लिम है वो अपने पार्टी का सहयोग तो बदल रहा, लेकिन पूरी तरीके से मुसलमान वोट बैंक जो है वो नहीं खिसकता। कांग्रेस के साथ पहले मुसलमान वोट बैंक था, कांग्रेस से जब छिटक के लालू के पास गया उस वक्त भी सारा मुसलमान नहीं छिटका था, तकरीबन 60% के आसपास ही मुसलमान जो है वो छिटका था लालू की तरफ। लेकिन उसके बाद फिर जब नीतीश कुमार की सरकार आई उस दरमियान भी कुछ मुसलमान छिटके थे। तो शुरुआत में जो एक मुश्त मुसलमान वोट बैंक हुआ करता था वो कुछ कांग्रेस में, कुछ राजद में और कुछ जदयू में है। बीजेपी के साथ कभी भी बिहार का मुसलमान वोट बैंक नहीं गया, क्योंकि बीजेपी को मुसलमान जो है वो एक तरह से दुश्मन मानता है, क्योंकि बीजेपी के नरेंद्र मोदी पे आरोप लगा था मुसलमानों के साथ दंगा करवाने का। इसके बाद से मुस्लिमों को मनाने की लगातार कई प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। बुर्का पर लेकर बातचीत हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चोट करते हुए बीजेपी मुसलमानों को अपने भरोसे में लेने का प्रयास कर रही, लेकिन इन सब के बावजूद मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं आ रहे। इस वक्त एक मुद्दा चल रहा है, वो मुद्दा है भत्ता का। भत्ता का मुद्दा यह है कि अगर किसी को तलाक दे देता है उसका पति, तो ऐसे में जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक उसे भत्ता के तौर पर कुछ पैसे देने होंगे। ये कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसको लेकर अभी राजनीतिक बहसबाजी छिड़ा हुआ है। मुसलमानों का कहना है कि ये हमारे शरिया के खिलाफ है, क्योंकि शरिया के तहत 3 महीने ही ये भत्ता देने का अधिकार है, लेकिन इसके खिलाफ सरकार हम लोगों से लंबे समय तक भत्ता देने की बात कर रही है। हालांकि इस मुद्दे पर अगर बातचीत करें तो किसी असहाय को अगर आप आश्रय बनकर आश्रय देते हैं और उसके बाद जब उसका आसरा छोड़ते हैं, तो जब तक वो कहीं मजबूत जगह पर नहीं चले जाए तब तक, इंसानियत तो यही कहता है कि जब तक वो कहीं मजबूत जगह पर नहीं चले जाए तब तक आपको उसे आश्रय देना पड़ेगा। इसी चीज़ को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जब तक महिला शादी ना कर ले तब तक भत्ता देने की बात कही है पति को। इसको लेकर इस वक्त राजनीति भी छिड़ा। लेकिन हम बात कर रहे थे बिहार के मुसलमान वोट बैंक पर, तो इधर लौटते हैं और एक नज़र डालते हैं कि किस प्रकार से बिहार के अंदर जो मुसलमान वोट बैंक रहा वो शिफ्ट होता रहा और आगे जो चुनाव होंगे उसमें कैसे शिफ्ट होगा। सबसे पहले कांग्रेस के साथ मैंने पहले भी बताया, कांग्रेस से शिफ्ट हुए राजद में, राजद से शिफ्ट हुए जदयू में। लेकिन उसके बाद अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में एक पार्टी आई जो खासकर मुस्लिमों की बातचीत करती थी, तो वैसे में मुसलमान एक बार में उसे बिहार में समर्थन देने के लिए तैयार हो गए। 5 विधानसभा सीटों पर, पहले ही चुनाव में 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। मैं बात कर रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की। हालांकि बाद में इस पार्टी के 5 में से 4 विधायक पार्टी का साथ छोड़ गए, लेकिन आज भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, वो आज भी ओवैसी के साथ हैं और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन इस वक्त एक और पार्टी है जो आगामी विधानसभा चुनाव में शिरकत करेगी, आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ा खेल करते नजर आएगी, वो है जनसुराज। प्रशांत किशोर इसके मुखिया हैं। अभी जनसुराज एक अभियान है, आने वाले समय में पार्टी की घोषणा होगी, 2 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दिया जाएगा, ये प्रशांत किशोर ने बता भी दिया है। तो प्रशांत किशोर लगातार अपने जनसुराज पद यात्रा के दरमियान लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। कई संबोधनों में प्रशांत किशोर ने दावा किया है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी का जो नारा दिया गया था महागठबंधन की सरकार में, नीतीश तेजस्वी की सरकार में, उसको करके दिखाने का। ये नारा तो दिया गया था नीतीश तेजस्वी की सरकार में, उस आधार पर आरक्षण को बढ़ाया तो गया, लेकिन चुनाव में वैसा मौका दिया नहीं गया। प्रशांत किशोर इसी चीज़ को भुनाना चाहते हैं, क्योंकि हिस्सेदारी वाले लोग अपनी भागीदारी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। तो ऐसे में प्रशांत किशोर को उम्मीद है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी अगर तय कर दी जाए तो
चुनाव में जीत मिल सकता है। इसी को लेकर प्रशांत किशोर ने एक बयान देते हुए कहा था कि मुसलमानों के आबादी के हिसाब से बिहार में सीट दिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त बिहार में विधानसभा के 243 सीटें हैं और 243 सीटों के लिए अगर मुसलमान आबादी की बात करें जो कि 18% के आसपास है, बिहार में 17.7% है, तो उस हिसाब से 43 सीट हो जाते हैं। यानी कि जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें ये तो तय हो गया कि जनसुराज के तरफ से 43 मुस्लिम उम्मीदवार होने वाले हैं। तो क्या प्रशांत किशोर अब ओवैसी के रास्ते पर चल पड़े हैं? यही एक सवाल है, क्योंकि ओवैसी भी इसी हिसाब से अपने कैंडिडेट्स को उतारते हैं। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 47 से 48 विधानसभा सीट ऐसे हैं बिहार में जहां पर मुस्लिम लोग बड़े निर्णायक बनते हैं। ज़्यादा संख्या में इस क्षेत्रों से मुसलमानों की ही जीत होती है। सीमांचल का क्षेत्र अगर देखा जाए तो सीमांचल में ज़्यादातर मुसलमानों का ही कब्जा है। तो इस बार जो चुनाव होगा इसमें देखने वाली बात है कि मुस्लिम वोट बैंक किसके साथ जाता है। प्रशांत किशोर के साथ जिन्होंने आबादी के हिसाब से भागीदारी देने की बात कही, कांग्रेस के साथ जो हमेशा से बीजेपी के खिलाफ करने के कारण मुसलमानों की पसंद बनी रही, लालू प्रसाद के साथ जो कांग्रेस से लाचार होने के बाद मुसलमानों ने रास्ता तय किया, नीतीश कुमार के साथ जो जंगल राज से त्रस्त होकर मुसलमानों ने चुना, या फिर ओवैसी जिसे मुसलमानों का नेता कहा जा रहा है। ये सब कुछ आने वाले समय में साफ हो जाएगा। जुड़ेगा जय हिंद के साथ। धन्यवाद।